नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं बच्चों। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा टारगेट 35 प्लस होना चाहिए, कि हमें 35 प्लस कैसे लाने हैं, तो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर की क्लास भी देखी जाए और करंट अफेयर को अच्छे से समझा जाए। देखिए, मुझे नहीं पता कि शायद आप करंट अफेयर कहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। हमारे चैनल पर अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें शायद आपको पेपर से जुड़े हुए जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिल पाएंगे और आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें पेपर में आई हैं या पेपर में आने की संभावना हो सकती है। तो देखो, एक जितनी मुझे समझ है मैं उतनी समझ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस तरीके से आप लोगों तक बातें पहुँचाई जाएँ, इस तरीके से एक डेटा इकट्ठा किया जाए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हो। मतलब एक फालतू चीज़ें हम लोग पढ़ने से बचें, वो बर्डन क्रिएट करती हैं दिमाग पे, तो उससे बचना है हम लोगों ने। और हम कोशिश करेंगे कि हम उतना पढ़ लें कि एक तरीके से हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएँ। ठीक है, तो आइए देखो, आप करंट अफेयर कहीं भी पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, एक बार ज़रूर भी इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना, एक एक चीज़ समझना, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। अगर लास्ट में आपको लगे कि हाँ आज कुछ सीख लिया तो अगली क्लास देखना, वरना मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ आज कुछ सीखने को मिला या अच्छा सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करके जरूर जाना और शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, एक वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है वो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, क्या शुरू किया है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। देखो, एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो आप अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए, वहाँ उसे 360 कर लीजिए आप लोग, उसी में आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम जो चलाया गया है, ठीक है, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम समझें तो यहाँ पे ये है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है, आपने एक चीज़ हमेशा से देखी होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मुद्दा क्या है कि चीनी जो है, चीनी सैनिक जो है वो कभी भी हम पे घुसपैठ करते हैं और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। आपने देखा, ये प्रोग्राम जो है वो खासकर भारत चीन सीमा जो है, भारत चीन सीमा, उसके लिए चलाया जा रहा है। यानी कि हम जो सीमावर्ती इलाके हैं चीन के साथ, जो हम सीमा साझा करते हैं, उन इलाकों को कुछ बेहतर करने के लिए, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं ज़्यादा बेहतर हो पाएँ, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था बेहतर हो, यानी कि एक तरीके से डेवलप उन्हें किया जाए, ताकि अगर कभी भी कुछ ऐसा माहौल बने कि आवश्यकता पड़े तो वहाँ से तेज़ी से उन चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ पर दुश्मन देश को रोक लिया जाए। तो इसलिए वाइब्रेट विलेज जो प्रोग्राम है ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी शुरुआत 2022 के आसपास के समय में करी गई, जो इम्पोर्टेंट रहा है। और देखिए, भारत चीन सीमा पे जो सटे हुए गाँव हैं उनके अंदर इसमें काम चल रहा है। चीन के साथ लगभग उत्तराखंड का जो हिस्सा यहाँ लगता है उसमें अगर आप देखोगे नॉर्थ से, तो हम लद्दाख वाला जो इलाका है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है ना, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड भी है, वो मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आप सिक्किम देखोगे, सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। और इसके अलावा हमारा जो एक प्यारा सा प्रदेश है उत्तराखंड, ये भी क्या करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड भी तो क्या करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए, उत्तराखंड के अंदर भी 3 ऐसे ज़िले हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? वो CPU है, C यानी कि चमोली, ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही काम करती हैं। उत्तराखंड का जो CPU वाला इलाका है वो क्या करता है, वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है, ये 3 इलाके हैं जो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और देखिए, इसके अंदर क्या करा गया है कि जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है, इसमें जो उत्तराखंड के कुल 4 गांव की बात हो रही है, यानी कि अभी पहले चरण में इसे लागू करा जा रहा है, जिसके अंदर 690 के आसपास कुछ गांव लिए गए हैं जो विकसित करने की बात हो रही है। उत्तराखंड के नीति, माणा, नीति है, माणा है, गुंजी है और मलारी है। इन गांवों को विकसित करने की बात करी जा रही है उत्तराखंड के। और इसी के तहत एक चीज़ और करी गई है कि उत्तराखंड का जो माणा गांव है, माणा गांव,
माणा गांव को भारत के पहले गांव का होने का दर्जा दिया गया है। भारत के पहला या भारत के पहले गांव का दर्जा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि माणा को क्या दिया जा रहा है, भारत के पहले गांव के होने का दर्जा दिया जा रहा है इसी के अंतर्गत। इसके अलावा अगर आपने देखा हो कि माणा को अगर आप देखोगे ये उत्तराखंड के किस जिले में है, चमोली जिले में है। और चमोली को अगर आपने अच्छे से देखा हो तो इधर से आती है अलकनंदा, और अलकनंदा से नीचे जैसा आप पहुंचते हैं अलकापुरी वाला वो क्षेत्र है, यहीं पे एक नदी है जिसका जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं आपकी सरस्वती नदी। यहीं पे माणा है, यानी कि सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में माणा है, और सरस्वती नदी पे ही माणा से कुछ दूरी पे क्या है, भीम पुल भी पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, भीम पुल भी पड़ता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जो माणा है, माणा को जो पहले गांव का दर्जा, नरेंद्र मोदी साहब तो बार बार अपने भाषणों में कहते आ रहे थे कि ये पहला गांव बनेगा, लेकिन जो दर्जा दिया गया है वो बीआरओ के द्वारा दिया गया है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जो सीमांत क्षेत्रों में क्या बनाता है, सड़कें बनाने का काम करता है, वो बीआरओ के द्वारा दिया गया है। बीआरओ जो है इसकी स्थापना अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 1960 के आसपास हुई। इसके अलावा बीआरओ देखो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ना परिवहन मंत्रालय के अधीन देख लेते हैं, इसे ये उसके अंदर नहीं काम करता, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अगली बात, हमारे इस समय रक्षा मंत्री कौन है, वो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। यहाँ तक इतनी बातें आपने जरूर देखी। दोबारा से देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो भारत चीन सीमा के चल रहा है। दूसरी बात, अभी पहले चरण में है। ये इलाके जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है वो इससे सीमा साझा करते हैं। और उत्तराखंड के 3 जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी सीमा साझा करता। यही उत्तराखंड के 4 गांव नीति, माणा, गुंजी और आपका मलारी, ये सब इसके अंदर विकसित करने की बात हो रही है। माणा गांव को भारत का पहले गांव का दर्जा मिल गया है, यहाँ बीआरओ के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन 1960 में बना। और जो माणा गांव है वो सरस्वती नदी के तट पे है, और यहीं पे क्या देखने को मिलता है, भीम पुल भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, सारी की सारी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूँ तो एक परियोजना और है, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावे की कोशिश, ठीक है। इसके तहत एक योजना चलाई गई है, सोल ऑफ कुछ स्टील करके, जिसका नाम क्या है, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, ठीक है। सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, ठीक है। ये क्या करा जा रहा है, ये भी इसके तहत यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में महत्वपूर्ण होगा, पूछा जा सकता है कि पहला जो क्षेत्र है वो किस लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। यहीं पे उत्तरकाशी से जुड़ी हुई एक बात है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, आ जाइए यहीं पे देखते हैं। देखो, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो आपने एक प्रोग्राम देखा या देखा तो नहीं होगा, खैर सुना होगा, नरेंद्र मोदी साहब जो आते हैं संडे को 11 बजे, मैं इंक डाल देता हूँ, संडे को 11 बजे आते हैं, जो प्रोग्राम होता है ना मन की बात का, कि जिसमें वो आकर के अपने अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना तो कभी मौका लगे तो ज़रूर सुन लेना, रेडियो पे आता है। तो अभी फ़िलहाल लास्ट टाइम क्या हुआ है कि मन की बात के जो एपिसोड हैं उसके 100 जो अंक हैं वो पूरे हो गए हैं, यानी कि 100 एपिसोड वो पूरे हो गए हैं मन की बात के। देखिए, मन की बात करनी बहुत ज़रूरी होती है, आप भी शायद करते होंगे मन की बात, करते हैं आप भी मन की बात, नहीं करते, करते हैं। खासकर मैं जिक्र करूँ, रात को 11 बजे के बाद शायद सब लोग अपने मन की बात ही करते होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। तो जो उत्तरकाशी है, यानी कि अभी अगर मैं बात करूँ तो नरेंद्र मोदी सर के जो प्रोग्राम इनका चलता है मन की बात, इसके 100 एपिसोड हो गए हैं, ठीक है। अब 100 एपिसोड हो गए हैं तो कुछ तो नया होना चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो रेडियो है, रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, रेडियो कनेक्टिविटी को, रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं कि
कुछ 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर लगा रहे हैं, रेडियो ट्रांसमीटर, जिनमें से एक ट्रांसमीटर उत्तराखंड के अंदर भी लगेगा और कहाँ पे लगेगा, उत्तरकाशी में लगेगा। ठीक है, उत्तरकाशी में ये ट्रांसमीटर लगेगा, यानी कि ध्यान रखना एक ट्रांसमीटर कहाँ लगेगा, वो उत्तरकाशी के अंदर लगेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना कि यहाँ पर रेडियो ट्रांसमीटर लगाने वाला है कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, मन की बात एपिसोड में जिक्र हुआ है। इसके अलावा अगर देखो उत्तरकाशी क्या है कि सब जो सरकारी नहरें है ना, सरकारी नहरों में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। ये भी ध्यान रखना, सरकारी नहरों का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र ये कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, निम है उत्तरकाशी में, ध्यान रखना क्या है, निम, यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये महत्वपूर्ण संस्थान है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी फाउंडेशन कब डाली गई थी, कब ये स्थापित करा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगला स्टार लगा के आप लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे उत्तरकाशी के अंदर 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की बात हुई है, जिसमें से एक रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ लगने वाला है, उत्तरकाशी के अंदर लगने वाला। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर इसमें हम लोग, तो देखो अगला स्टार लगा के डालना कॉपी के अंदर। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कि एक अवार्ड है मिसेज हॉट उत्तराखंड, मिसेज स्टार लगा के डालना, मिसेज हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड, मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023, मिसेस मोड इंडिया 2023। ठीक है, ये क्या है, ये इसके अंदर डाला गया है। ये प्रतियोगिता भी हुई, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन हुआ कनाडा में। और कनाडा में जगह पड़ती है, एक शहर है, बड़ा सुंदर शहर है, टोरंटो। ठीक है, टोरंटो के अंदर इसका आयोजन हुआ। और हमारे उत्तराखंड की एक महिला है जिनका नाम है कनिका, इन्होंने क्या किया है, इस अवार्ड को जीता है, जो कहाँ की है, उधम सिंह नगर की है। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कनिका कहाँ की है, उधम सिंह नगर की है, महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की है, कनिका का संबंध कहाँ से है, ये उधम सिंह नगर से ये संबंध है। ठीक, दूसरी बात क्या है, यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो उधम सिंह नगर देखिए महत्वपूर्ण है। पहली बात कि उधम सिंह नगर हमारे, अगर हम कृषि के बारे में बात करें, ठीक है, कृषि के बारे में बात करें, ठीक, मारकर कृषि के बारे में बात करें अगर, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि कृषि प्रधान जिला है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का दिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का दिल भी बोलते हैं। ठीक, उत्तराखंड का दिल भी बोलते हैं इसे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए उधम सिंह नगर में हम लोग और इम्पोर्टेंट बातें क्या देख सकते हैं। पहली बात कि तालाब से सिंचाई होती है उधम सिंह नगर में, तालाब से सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना कि यानी कि एकमात्र जिला है जहां तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है, और वो जिला हमारा कौन सा है, वो उधम सिंह नगर है। ठीक है, जिससे तालाब में क्या होती है, सिंचाई होती है। दूसरी बात, सर्वाधिक शुद्ध संचित क्षेत्र कहाँ पे है, उधम सिंह नगर पे है। सर्वाधिक शुद्ध संचित क्षेत्र, सर्वाधिक शुद्ध संचित क्षेत्र, ये भी कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा देखिए ये सवाल पेपर में बना था, जो हथकरघा उद्योग होता है, ठीक है, हथकरघा उद्योग में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड परिवार वो कहाँ के हैं, वो भी उधम सिंह नगर के। हथकरघा उद्योग में सर्वाधिक पंजीकृत परिवार वो भी कहाँ के हैं, वो भी उधम सिंह नगर के हैं। ये पेपर में बना था सवाल। ठीक है, हथकरघा उद्योग में सर्वाधिक पंजीकृत परिवार उधम सिंह नगर के हैं। इसके अलावा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन पूरे उत्तराखंड में कहाँ होता है, ये भी मत्स्य उत्पादन, ये भी कहाँ पे होता है, उधम सिंह नगर में होता है। इसके अलावा स्वच्छता 2.0 यानी कि स्वच्छ प्रोग्राम जो चल रहा है भारत में, 2.0 में अभिलाषी जिला कौन सा है, अभिलाषी या अभिलाषित जिला, यानी कि वो उधम सिंह नगर में, साथ में इसके क्या है, हरिद्वार भी है।
2 जिले अभिलाषित जिलों की कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी कि अगर आपको देखो तो उधमसिंह नगर से इतनी सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि कृषि प्रधान जिला है, इसलिए उत्तराखंड का दिल भी बोलते हैं। तालाब से सिंचाई होती है, सर्वाधिक शुष्क संचयी क्षेत्र यहीं पे है। हथकरघा उद्योग में सर्वाधिक पंजीकृत परिवार यहीं मिलेंगे। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन आपको कहाँ मिलेगा, ये भी उधमसिंह नगर में मिलेगा। और स्वच्छता 2.0 में अभिलाषित जिले की कैटेगरी में कौन आता है, उधमसिंह नगर आता है। और साथ में दूसरा जिला हरिद्वार आता है। ठीक है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। देखो एक ही जगह सब चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करी जा रही है। आप लोग क्लास में सीख के जरूर जाओगे, अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना। और आपको देखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आगे अगर मैं बढ़ूँ यहीं पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस बार सवाल देखने को मिल सकता है हमें हमारे पेपर के अंदर। देखिए आगे क्या बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहीं जिक्र करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में हमारे एक मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तराखंड के अंदर, इनका नाम है चंदन रामदास। इनका क्या हो गया, निधन हो गया। चंदन रामदास जी का निधन हो गया। ये उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। भगवान इनके परिवार को ताकत प्रदान करे कि वो इस भीषण शोक से उबर पाए। इनका निधन हुआ 26 तारीख को। और उत्तराखंड सरकार में अगर आप देखोगे तो ये एक मंत्रालय में थे जिसे परिवहन मंत्रालय भी हम लोग बोल सकते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित मंत्रालय भी। परिवहन मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मामले भी कौन देखते थे, वो यही देखते थे। ठीक है, अल्पसंख्यक मामले। दूसरी बात यह है कि इनका निधन हुआ 26 अप्रैल को, अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ। तो उत्तराखंड सरकार ने राजकीय शोक घोषित करा 2 दिन का राजकीय शोक, यानी 2 या 3 दिन का। 26 से लेकर के 28 अप्रैल तक इनका राजकीय शोक के रूप में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में रहा। इसकी खास बात देखिए जो मुझे बताना वो ये है, पहली बात कि ये कहाँ के विधायक थे वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये बागेश्वर के विधायक हुआ करते थे। बागेश्वर विधानसभा के अंदर से ये क्या थे, लगातार विधायक रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अगर हम लोग अपने मंत्रिमंडल की बात करें वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि हमारा मंत्रिमंडल क्या क्या है, वहाँ पर किसे कौन सा पद मिला है, कौन सा मंत्रालय देख रहा है। तो आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री हमारे कौन है, वो पुष्कर सिंह धामी ही है। लेकिन अब अगर मंत्रालयों की बात करें तो सबसे पहले अगर सतपाल महाराज की बात करूँ, सतपाल महाराज जो चौबट्ठा खाल से क्या है, विधायक हैं। चौबट्ठा खाल से क्या है, विधायक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इनके पास क्या है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। पंचायती राज और ग्रामीण विकास, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। इसके अलावा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई, पंचायती राज दिवस शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से, तो तभी से क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट कावेरी चलाया गया था, या मिशन कावेरी या प्रोजेक्ट कावेरी। इसके अंदर क्या था कि जो सूडान के अंदर भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए मिशन चलाया गया था, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत भी कब करी गई थी, पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल के दिन करी गई थी। ध्यान रखना, देखो एक एक प्रोजेक्ट, एक एक कोशिश करी जा रही है कि हर चीज़ को प्रोजेक्टाइल करा जाए, हर चीज़ को इकट्ठा कर दिया जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कावेरी, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, देखो अगली बात अगर बात करूँ तो सौरभ बहुगुणा, सौरभ बहुगुणा जी ये विधायक हैं सितारगंज से। इसके अलावा इनके पास कौशल विकास मंत्रालय है, और जो आप गन्ना मंत्रालय भी देखते हैं ना, वो भी इनके पास ही है। गन्ना विकास का काम भी किसके पास है, ये भी सौरभ बहुगुणा जी के पास है। प्रेमचंद अग्रवाल अगला मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास है, ऋषिकेश के विधायक हैं। ठीक है, ये कहाँ से विधायक हैं, ऋषिकेश से विधायक हैं। वित्त पुनर्गठन एवं जनगणना, वित्त पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्रालय इनके पास है। देखिए ये हो सकता है कि आपको ये पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑनगोइंग जनगणना का मामला जो भी रहता है महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा गणेश जोशी, गणेश जोशी जी ये कहाँ से, ये मसूरी से हमारे विधायक हैं। ठीक है, ये कहाँ से हैं, मसूरी से विधायक हैं। जो क्या देख रहे हैं, कृषि, ये महत्वपूर्ण है, एवं सैन्य या
सैन्य विकास या सैन्य कल्याण, ये गणेश जोशी जी देख रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डॉक्टर धन सिंह रावत, ये कहाँ से, ये श्रीनगर से विधायक हैं और श्रीनगर आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्रालय कौन देख रहा है, वो यही देख रहे हैं। साथ साथ सहकारिता विभाग भी कौन देख रहा है, वो हमारे धन सिंह रावत जी ही देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल जो विधायक हैं वो हमारे नरेंद्र नगर से विधायक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन एवं तकनीकी शिक्षा देख रहे हैं, वन एवं तकनीकी शिक्षा, यानी कि देखो ध्यान रखना, अगर शिक्षा की बात करेंगे ये, अगर तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे तो वो सुबोध उनियाल जी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा रेखा आर्या ये विधायक हैं सोमेश्वर से, और ये आपकी बाल एवं विकास मंत्रालय देख रही हैं, बाल एवं विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय व युवा कल्याण, व यूथ वेलफेयर या युवा कल्याण। तो ये हमारा क्या है, वर्तमान कैबिनेट है। जरूर ध्यान रखना है, जिन लोगों को कैबिनेट के बारे में जानकारी नहीं है वो जरूर इसे देख लें। सतपाल महाराज, चौबट्टा काल, पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौरभ बहुगुणा, सितारगंज कौशल विकास, प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश जनगणना इनके पास है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। गणेश जोशी, मसूरी कृषि, डॉक्टर धन सिंह रावत, श्रीनगर शिक्षा एवं चिकित्सा, सुबोध उनियाल, नरेंद्रनगर वन एवं तकनीकी शिक्षा, रेखा आर्य सोमेश्वर, बाल एवं विकास मंत्रालय, खेल एवं युवा कल्याण। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी क्लास हमारी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर हम अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो देखो, एक यहीं पे जिसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट जो याद आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो विधानसभा हमारी अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, रितु खंडूड़ी जी हैं। लिख लेना आप लोग कॉपी में, जिसे नहीं पता हमारी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूड़ी जी हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पहली हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब से इससे पहले कोई भी विधानसभा अध्यक्ष अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहीं पर अगर जब जैसे ही अगर मैंने आपको बताया कि चंदन रामदास जी का निधन हुआ 26 अप्रैल को, तभी एक निर्णय लिया गया कैबिनेट के द्वारा। देखिए समस्याएं आती हैं तो उसके बाद ही निर्णय बनते हैं, तभी सरकार ने निर्णय लिया। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताऊं तो इनका जो निधन हुआ वो अस्पताल में हुआ। ये बीमार हुए, बीमारी के बाद एक वहीं बागेश्वर के कोई स्थानीय अस्पताल के अंदर उन्हें दर्ज करा गया था, वहीं पे उन्हें एडमिट करा गया। उसके बाद उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। देखो इसी बीच फिर सरकार ने एक निर्णय लिया 27 तारीख को कि क्यों ना हम एक ऐसी योजना चलाते हैं जिसके अंदर क्या हो सके कि एम्बुलेंस को एयर मोड में लाया जा सके, यानी कि हम एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसी के चलते क्या करा गया, एम्स जो है वहाँ पर एम्स का एक MOU यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए। पिनाकल नाम की एक कंपनी है उसके साथ, जिसने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करी है। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में डालना स्टार लगा के साइड में कि एयर एम्बुलेंस सेवा, एयर एम्बुलेंस सेवा ये शुरू होगी किस किस के बीच। इसके लिए एक मेमोरेंडम शुरू हुआ है जो हमारा एम्स ऋषिकेश है उसके बीच, और एक पिनाकल कंपनी है उसके बीच, पिनाकल कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखना किस किस के बीच समझौता हुआ है, पिनाकल कंपनी और एम्स के बीच समझौता हुआ है। यानी कि इसके अंदर केवल ये जिक्र करा जाएगा कि जो आपातकालीन सेवाएं होंगी या जो ट्रामा सेवाएं होंगी उन सेवाओं के लिए ही क्या करा जाएगा, इस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करा जाएगा। जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगा इसके अंदर, वो हेलीकॉप्टर देने वाली संस्था का क्या नाम है, वो पवन हंस है। ये ध्यान रखना है, पवन हंसी है जो लगातार हमारे केदारनाथ वगैरह में भी हेलीकॉप्टर वगैरह चलाती है। ये पवन हंसी है जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये तय हुआ है कि एक महीने में 50 ट्रिप से ज़्यादा नहीं होंगे, 50 ट्रिप प्रति महीना जो है वो तय किया गया है। इसके अलावा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और आप लोग डाल देंगे कि ड्रोन के द्वारा घर घर तक दवाई पहुंचाने के लिए पूरे भारत में जो शुरुआत करने वाला राज्य है वो केवल कौन सा है, वो उत्तराखंड ही है। ध्यान रखना कि ड्रोन के माध्यम से घर घर दवाई पहुँचाने वाला, ड्रोन से घर घर दवाई पहुँचाने वाला, ड्रोन से घर घर दवाइयाँ
पहुंचाने वाला प्रथम राज्य, ये क्या बन गया है, ये भी उत्तराखंड ही बन गया है। तो ध्यान रखना, यानी कि इसके अंदर भी क्या करा गया था, एम्स से कहीं टिहरी वाले कहीं इलाके में वहाँ पर दवाई पहुँचाई गई थी, 3 किलो के आसपास कोई बंडल था, उसकी दवाइयाँ वहाँ पर पहुँचाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक महत्वपूर्ण बात चली रही है, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए 25-30 मिनट की क्लास लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि हर तीसरे दिन एक क्लास आ जाए, हफ्ते में यानी कि 2 क्लास आ जाए। और खासकर जो आपका नज़दीकी एग्ज़ाम है, जो वीडियो वगैरह एग्ज़ाम है, वीडियो है या आपका VPDO है, इसके अलावा या जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उस पर ज़रा फोकस आप करिए और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक योजना चलाई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था। याद करिए, कोविड हमारे यहाँ आया, मार्च में लॉकडाउन लगा हमारे यहाँ, और मार्च में ही फिर बाद में क्या करा गया था, एक राहत पैकेज की घोषणा हुई थी, जो 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने घोषित किया था। तो वही 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोग्राम था, उसे जो घोषित किया गया, उस प्रोग्राम के अंदर देखिए 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी महत्वपूर्ण तौर से। उसमें क्या करा गया था, वहीं 2020 में एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करी गई थी। इसी के तहत एक योजना की शुरुआत और हुई थी, जिसका नाम PMFME करके एक योजना है, यानी कि PMFME। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। P से क्या, प्रधानमंत्री। F से बनेगा आपका फॉर्मलाइजेशन, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ये आपकी क्या है, एक स्कीम यहाँ पर शुरू करी गई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेज स्कीम। देखिए इसके अंदर क्या करा गया था कि जो छोटे उत्पादन करता है, उन्हें एक तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करना जिससे वो भारत के योगदान में, मतलब भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाए, ठीक है। आत्मनिर्भर, यानी कि इसके पीछे मेन मोटिव ये था कि हम जिस आयात पर निर्भर हैं, वो आयात बंद हो सके, हम निर्यात पर ज़्यादा फोकस कर सकें, और दूसरे देशों से जो हम चीज़ें मंगाते हैं उसे रोक सकें। इस तरीके से हमने ये बनाया था, ठीक है। ये जो योजना शुरू करी गई थी, ये शुरुआती दौर में 5 साल के लिए योजना थी। 2020 से लेकर के 2025 वाला जो टाइम है, इस टाइम ये चलाई गई। इसके तहत क्या करा गया, देखिए अब फिलहाल में ये हुआ है कि इस योजना के तहत, PMFME के तहत देश के अंदर स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। और इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो स्टोर खुलेंगे वो सबसे पहले कहाँ खुलेंगे, उत्तराखंड के अंदर खुलेंगे, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में देश का पहला स्टोर खुलेगा। उत्तराखंड में देश का पहला स्टोर खोला जाएगा। उत्तराखंड में देश का पहला स्टोर खोला जाएगा। और उत्तराखंड में भी 2 चीज़ें ध्यान से देखिए, एक तो गढ़वाल क्षेत्र का खोला जाएगा, गढ़वाल मंडल वाला, गढ़वाल क्षेत्र में। तो गढ़वाल क्षेत्र में इंपॉर्टेंट जगह क्या है, देहरादून, वो देहरादून में खोलेंगे। और दूसरा खोलेंगे कुमाऊं क्षेत्र का। कुमाऊं क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है आपका नैनीताल, तो वो नैनीताल में खोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो गढ़वाल क्षेत्र का पहला स्टोर देहरादून में और कुमाऊं क्षेत्र का पहला स्टोर नैनीताल के अंदर खोला जाएगा। देखिए यहीं पर मैं 2-3 बातें मैं आपको बता दूं नैनीताल से संबंधित, कि देखिए देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस कहाँ पे शुरू हुई, कहाँ पे हुई, देहरादून में। देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस, देखो ये सारी बातें ना इकट्ठी करी गई हैं एक साथ, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस, ये भी कहाँ पे हुई, आपकी देहरादून के अंदर। दूसरी बात, देश का पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक, देश का पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक, ये भी कहाँ बनाया गया, ये भी देहरादून में बनाया गया। इसके अलावा ध्यान रखो, उत्तराखंड का पहला सगंध यानी एरोमेटिक, सगंध इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक
देश का पहला सघन यानी कि एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र, फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये भी देहरादून के कहाँ बनाया गया? सेलाकुई के अंदर। ठीक है, देहरादून के सेलाकुई में ये बनाया गया। इसके अलावा राज्य का पहला वॉर मेमोरियल, ये भी देहरादून में। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल, ये भी कहाँ बना रहे हैं? देहरादून में। और इसकी खास बात और बता दूँ, देखो यहीं पे इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए। इसके अंदर क्या करा गया है कि इसका जो उद्घाटन करने आए थे ना, उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके? वो CDS अनिल चौहान जी थे, CDS अनिल चौहान जी। और अभी ये अपने पद से हट गए हैं, इनकी जगह जो आ गए हैं उनका नाम आप डाल देंगे संदीप सिंह। अगले हमारे CDS कौन है? वो संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह हमारे कौन है? अगले CDS हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भी कहाँ हुआ है? ये भी उत्तराखंड में, देहरादून में हुआ। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, ये भी कहाँ हुआ? देहरादून के अंदर हुआ। यानी कि आपने केवल एक चीज़ पढ़ी कि देश का पहला स्टोर खुल रहा है PMFE के तहत देहरादून में, और इसके साथ इतनी सब बातें हमने जोड़ दी। और एक चीज़ आप खुद सोचिए, क्या सारी बातें पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस देहरादून में, देश का पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक देहरादून में, यही उत्तराखंड का पहला संगम या एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र देहरादून के सेलाकुई में, राज्य का पहला वार मेमोरियल देहरादून में, CDS जो थे नीलवाल वो चेंज हो गए हैं। और उसके अलावा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, ये भी सारों का सब कहाँ हुआ? देहरादून के अंदर ये हुआ है। महत्वपूर्ण सब बातें हैं यार, छोड़ा नहीं। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकूँ और आपको इतनी सब चीज़ें बता दूँ कि शायद पेपर के लिए जब आप बैठो तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो यार, ईमानदारी से। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए 2-3 बातें। अगर हम नैनीताल के बारे में भी जाने तो यहाँ पे नैनीताल में जगह पड़ती है हल्द्वानी, अगर आपने देखी होगी, कभी गए हो तो वहाँ महत्वपूर्ण लग रहा है। राज्य का सबसे बड़ा यानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ लगा रहे हैं? ये हल्द्वानी में लगा रहे हैं। राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, यानी कि जो गंदा पानी होता है, सीवेज जो होता है, उसे साफ करने की कोशिश करी जाएगी, वो लगा रहे हैं। ये तो पेपर में आया था भाई साहब, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, ये तो पेपर में आया था यार, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भी मैंने पढ़ाया है भाई साहब। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको मिल जाएगा। देवस्थल नैनीताल में लगाया गया था ये, देवस्थल नैनीताल में। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो सही करा होगा, नहीं देखी होंगी तो भाई अब पढ़ लो, भविष्य के लिए काम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक दुग्ध समितियाँ कहाँ पे हैं? ये भी नैनीताल में ही हैं। सर्वाधिक दुग्ध समितियाँ, ये सब भी कहाँ है? नैनीताल के अंदर ही है। ठीक है, तो इतनी सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि PMFME जो फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रोफूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम है, इसके तहत ही उत्तराखंड में पहला स्टोर खोला जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र का देहरादून में और कुमाऊं क्षेत्र का नैनीताल में। उससे संबंधित सब बातें मैंने यहाँ बता दी। अच्छे खास नोट्स बनाइए। इसके अलावा देखिए, आप अपने एग्ज़ाम की तरफ ना थोड़ा सा फोकस रखिए और कोशिश करिए कि उसमें अच्छे से हम लोग काम कर पाएँ। ठीक है, लगातार क्लासेज आ रही हैं, उत्तराखंड की क्लास होती है। इसके अलावा GS मैं बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ, मैं मंडे से शुरू कर दूंगा GS की क्लास, मंडे को आ जाएगी। मैं नहीं बना पाया, ठीक है, GS की क्लास में बनाऊंगा आप लोगों की, वीडियो नहीं बना पाया मैं किसी वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से नहीं बना पाया। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, खासकर अगर आप वीडियो या VPDO को टारगेट अभी कर रहे हैं। हाल फिलहाल इंपॉर्टेंट एग्जाम और पहला एग्जाम बस वही है, तो उसी को फोकस करने की कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ा सा दम लगाइए और देखिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपने कुछ लगा हो कि हमने कुछ सीख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।